नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका की दौरे की भी होगी और साथ ही में भारत ने ड्रोन डील को कैंसिल कर दिया है। इंडियन आर्मी ने ड्रोन डील को कैंसिल कर दिया है। इंडियन आर्मी 400 से ज्यादा ड्रोन मेक इन इंडिया के तहत खरीदने वाली थी, लेकिन अब उस डील को कैंसिल कर दिया गया है। इसके पीछे के क्या कारण है उसको समझना होगा। साथ में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी मोहम्मद यूनिस को चेताया है और कहा है कि स्वस्थ बांग्लादेश चाहिए। लेकिन उससे पहले मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। मणिपुर से बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। 2023 से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, इस्तीफे के बाद क्या मणिपुर में आएगी शांति, सबसे बड़ा सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दिया। आज अमित शाह से दिल्ली में हुई थी मुलाकात। 2023 से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात हुई थी। 2023 से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, इस्तीफे के बाद क्या मणिपुर में आएगी शांति, इस वक्त की बड़ी खबर। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के सीएम पद से इस्तीफा दिया। आज अमित शाह से दिल्ली में अहम मुलाकात हुई थी। 2023 से हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, इस वक्त की बड़ी खबर। इस्तीफे के बाद क्या मणिपुर में आएगी शांति, इस्तीफे के बाद क्या मणिपुर में शांति आ पाएगी। एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में अहम मुलाकात हुई। 2023 से हिंसा की आग में जल रहा है मणिपुर, इस्तीफे के बाद क्या मणिपुर में आ पाएगी शांति, बड़ी खबर इस बात क्या आपको बता दें। एन बीरेन सिंह ने सिंह का बड़ा बयान, एन बीरेन सिंह ने मणिपुर सीएम पद से इस्तीफा दिया। आज अमित शाह से दिल्ली में अहम मुलाकात हुई थी। 2023 से हिंसा की आग में जल रहा है मणिपुर। इस मुद्दे को समझना होगा कि क्या इस्तीफे के बाद से मणिपुर में शांति आ पाएगी, समझना होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए, थैंक यू सर। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। बड़ी खबर सर सामने आ रही है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा, और इस्तीफा उस वक्त जिस वक्त मणिपुर में खुलेआम कुकी, माइते, नागाज हथियारों की लूट कर रहे हैं और हथियार लेके फुटबॉल खेल रहे हैं और शो ऑफ वेपन्स का कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा सौंप देना, सर क्या कुछ होने वाला है? राजेश जी, जब से ये स्टेट 1972 से बनी सी, तभी से कई सालों तक इस प्रकार की जनजातियों के अंदर संघर्ष बनता रहा। दोनों जनजातियों का अपने अपना इंटरेस्ट था, अपने अपने चैलेंजेस थे। जितने कुकीज और बाकी जनजातियां हैं उनको जो है क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाके के अंदर रहते थे, और मैती जो थे वो इम्फाल वैली के अंदर रहते थे। धीरे धीरे जो है जैसे जैसे डेमोग्राफिक पैटर्न में चेंज आए, दुनिया की जनसंख्या बढ़ी, तो मैती ग्रुप ने भी कहा कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। और जो ऑफ लेट जो है ये घटनाएं जो 2023 से शुरू हुई हैं, उसका बेसिक बैकग्राउंड था कि मणिपुर हाई कोर्ट ने जो है प्रपोजल भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मैती को भी इनकी भी डिमांड्स के ऊपर सोच विचार किया जाए। ये तो है इसकी छोटी सी बैकग्राउंड। अब क्या है कि पिछली सरकारों ने इन चीजों के ऊपर जो है कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। ये समय नहीं है कि हम उन बातों के ऊपर ध्यान दें, लेकिन अभी जो पिछले 1-1.5 साल से जिस प्रकार की वहां पे दंगे फसाद और विद्रोह हो रहे हैं,
उसके अंदर सिर्फ ये पॉलिटिकल सिस्टम ही इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर की बाहरी ताकतें भी जो हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन इस समय जो है जिस प्रकार से सीएम साहब ने इस्तीफा दिया है, तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि अभी सिचुएशन को और भी कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज हो सकता है पॉलिटिकल रीजन की वजह से जो उनके खुद के एमएलए हैं, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते थे, और उनके खुद के भी कुछ एमएलए हैं जो जिनके ऊपर भूतकाल के अंदर उनके घरों के ऊपर हमले हुए हैं, तो ये एक प्रकार से चेंज ऑफ लीडरशिप है। लेकिन अब इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि वहां की पॉपुलेशन है 53% जो है वो मैती की पॉपुलेशन है, क्या आप उनको नाराज करके वहां पे अपनी सरकार चला सकते हैं, ये है पॉलिटिकल इशू। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय जो है शासन और प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वहां पे काम कर रहा है, ताकि इस प्रकार की वहां पर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाए। जो यहाँ के गवर्नर साहब अभी नए गए, जो वहाँ के अभी प्रेजेंट गवर्नर साहब हैं, वो पुराने होम सेक्रेटरी होते थे, तो उनको भी उस इलाके के बारे में काफी कुछ पता है। और अभी जो है एनआईए जो है नेशनल हमारी सेंट्रल एजेंसी जो है वो एक्शन में है, और वहां पर जो है इनके खिलाफ जो है जो उपद्रवकारी हैं और जो वहां पे दंगा फसाद या इस प्रकार की चीजें कर रही हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है जो 1600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर पड़ता है। देखिए कर्नल दिनेश शर्मा सर, खुले आम वहां पर हथियारों का शो ऑफ हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन लिया जाता तो सर दिखाई पड़ता। खुलेआम कुकी माइटे वेपन्स AK-47 M4 राइफल लेकर ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं सर। हकीकत यह है असम राइफल आर्मी की कॉन्वॉय के सामने से वो वेपन लेके गुजर रहे हैं। हकीकत है सर ये। मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। करोड़ी सिंह जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर। ये इस्तीफा उस वक्त आया सर जिस वक्त पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और जो कथित एक ऑडियो टेप लीक हुआ था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सीएम एन वीरेंद्र सिंह का है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जल्द से जल्द लैब से जांच कराइए, उसके बाद हमारे सामने रखिए कि क्या कुछ है। इस बीच सीएम का इस्तीफा, दिल्ली पहुंचना, मणिपुर के हालात कोई जैसे थे जस के तस बने हुए सर। इस बीच इस्तीफा क्या मायने रखता है सर? शांति आएगी इस इस्तीफे से? देखिए राजेश जी, भारत में 3 तरह के अतिवाद हैं। एक कश्मीर में है, एक नक्सलिज्म का है, एक नॉर्थ ईस्ट में है। इसमें 2 अतिवाद हैं, वहां इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं। एक तरफ बांग्लादेश म्यांमार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन आ जाते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के अतिवाद है, उसमें किसी न किसी रूप में विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी हाथ हो सकता है। तो जहां तक मणिपुर का सवाल है, लंबे समय से वहां राजनीतिक अस्थायित्व चल रहा है और उसके बीच डिमांड भी हो रही है कि मतई समुदाय अपना आधिपत्य जमाने में लगा हुआ है और कुकी उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का प्रारंभ में दृष्टिकोण था कि नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं वो जनजातीय या जातीय समस्याएं हैं, उनको विकास के माध्यम से समाधान किया जाए और विकास को गति देने का प्रयास किया। बहुत से फंड भी डाइवर्ट किए, बहुत से प्रोजेक्ट वहां शुरू किए, और जो प्रोजेक्ट से संतुलन की जगह कुछ असंतुलन बना, उसमें मतई और कुकी की खाई बढ़ती गई। और जब हिंसा का वातावरण बना तो कुकी ने ये कहा कि हम यहाँ मणिपुर की पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं वो मतई के हैं, पुलिस उनके अंडर में है, तो मतई समुदाय का डोमिनेशन है, पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकता। आसाम राइफल्स आ जाए तो ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आसाम राइफल्स को हम नहीं एम्प्लॉय करेंगे, तो संकट बढ़ता गया और निरंतर रूप से हिंसा बन रही है। हथियार वगैरह दूसरा सामान है, वो बॉर्डर की दूसरी साइड से आ रहा है, उसमें हो सकता है कि ड्रग्स का या इस तरह का भी कुछ व्यापार होता हो, तो निरंतर रूप से वहां संकट बना हुआ है। अब सरकार ने, या तो सरकार के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो सरकार ये चाहती है कि
वीरेंद्र सिंह की जगह दूसरा लीडर बना दिया जाए और थोड़े समय के लिए कुकी को कुछ आश्वस्त कर दिया जाए कि हम आपके हितों का ध्यान रखेंगे, या नया चुनाव की तरफ कदम उठाएं। अब कौन सा कदम उठाएंगे, क्योंकि सरकार के पास भी गुप्तचरी सूचनाएं निश्चित रूप से होंगी और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको इस क्षेत्र का बहुत लंबा अनुभव है, किस तरह से ये काम करता है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र किस तरह चल रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट होंगे पर्याप्त। अब क्या निर्णय लेंगे ये तो सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एक सोची समझी किसी न किसी रणनीति का पार्ट है। वो रणनीति क्या है आप और हमारे को नहीं मालूम, लेकिन सरकार के स्तर पे निश्चित रूप से कोई एक मजबूत रणनीति है, उसके तहत ये त्यागपत्र लिया गया है। जी राजेश जी, चलिए उम्मीद करेंगे क्या वो रणनीति है जल्द सामने भी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या कुछ आगे मणिपुर में होता है। मैं लौटता हूं सर, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय सेना ने कैंसिल किया ड्रोन ऑर्डर। मेक इन इंडिया के तहत ड्रोन खरीद रहा था, 400 ड्रोन ऑर्डर को कैंसिल किया। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट मिलने से उठे थे सवाल, पाक चीन ने हैक किए थे सेना के ड्रोन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना ने कैंसिल किए ड्रोन ऑर्डर, 400 ड्रोन ऑर्डर को किया गया कैंसिल। भारतीय सेना ने कैंसिल किया ड्रोन ऑर्डर। इस वक्त की बड़ी खबर, 400 ड्रोन ऑर्डर को किया गया कैंसिल। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट मिलने से उठे थे सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, पाक चीन ने LOC पर भारतीय ड्रोन को हैक किया था। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जल्दी से इस वक्त ग्राफिक्स। आर्मी ने ड्रोन ऑर्डर किए कैंसिल, सेना ने लिया बड़ा फैसला, 400 ड्रोन ऑर्डर किए कैंसिल। 230 करोड़ की कुल ये डील थी जिसे सेना ने कैंसिल कर दिया है, लेकिन क्यों कैंसिल किया वो भी आपको बताते हैं। लाइट मीडियम हैवी ड्रोन शामिल थे इसमें। ड्रोन में चीनी कंपोनेंट बने चुनौती, सेना के ड्रोन LOC पर हैक हो गए थे। एक ड्रोन ने आदेश मानने से इनकार किया, एक को पाकिस्तान ने हैक कर लिया। तो कई सवाल खड़े हुए थे और अब सेना ने बड़ा फैसला लिया। जांच में ड्रोन में मिले चीनी कंपोनेंट, डेटा चोरी होने का आर्मी को शक है। आर्मी ने खरीद प्रक्रिया को किया अब सख्त। कोई भी मेक इन इंडिया के नाम पर अब ऐसे ड्रोन नहीं बेच पाएगा। आर्मी बकायदा पूरा चेकअप करेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रोन के अंदर चीनी कंपोनेंट लगे हुए हैं। हम सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा सर, कितना बड़ा फैसला इंडियन आर्मी का। हाल ही में खबर आई कि भारतीय सेना के 2 से 3 ड्रोन को हैक कर लिया गया। एक को तो बकायदा ऐसी खबर है कि पड़ोसी देश ने लैंड तक करा लिया अपनी जमीन के ऊपर। एक को हैक कर लिया गया, एक ने उड़ने से इनकार कर दिया। और जब पता चला, छानबीन की, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, तब पता चला कि मेक इन इंडिया के नाम पर बेचे गए ड्रोन के अंदर चीनी कंपोनेंट लगे हुए थे। ये कितनी बड़ी चुनौती और एक कितना बड़ा फैसला भारतीय सेना का साहब। राजेश जी, आज के समय में या आने वाले समय में जब कभी युद्ध होता है तो ड्रोन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और ड्रोन जो है आज की तारीख के अंदर एक बहुत ही कारगर किस्म का हथियार है, जिससे कि आप इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, रियल टाइम फोटोग्राफ ले सकते हैं और आप टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। जीता जागता उदाहरण आपने देखा है रशिया यूक्रेन के वार में। हमने जो है, भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनका बेसिक एम था कि हम अपनी सेना को लिए आत्मनिर्भर बने और हम अपने ही देश में इस प्रकार से अपने हथियार प्रोड्यूस करें। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक चेन्नई बेस्ड जो कंपनी है उसको 400 ड्रोन बनाने का ऑर्डर प्लेस किया था। लेकिन बीच में एक रजौरी सेक्टर के अंदर ये ड्रोन जो है जब टेक ऑफ करता है तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको शायद, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट आ रही है, कि इसको पाकिस्तान के POK के इलाके के अंदर इसको ग्राउंड कर लिया जाता। अब पॉइंट ये उठता है कि पहली बात तो है, जिस समय आर्मी ने, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, उस समय ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। दूसरा,
मेरा ये मानना है कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो कंपनियां ड्रोन बना रही हैं, क्या उनको नहीं मालूम था कि अगर हम इसके अंदर चाइनीज कंपोनेंट डाल रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर ये एक साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा, जिससे कि हमारी सेना को कंप्रोमाइज होगा। अगर आप इसके अंदर इसको हैक कर लेते हैं, आप पूरा का पूरा उस फॉर्मेशन का, जो उस यूनिट की लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैंसिल करना एज ए पूर्व सैनिक होने के नाते मैं समझता हूं कि ये ऑर्डर कैंसिल तक ही नहीं सीमित होनी चाहिए। आपको उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो उनके अगेंस्ट आपको क्रिमिनल केस भी दर्ज करना चाहिए। आप इस प्रकार के चाइनीज कंपोनेंट को ऐड करके ड्रोन जो है वो आर्मी को हैंडओवर करते हैं, तो आप अपने देश की सुरक्षा के साथ भी खतरा करते हैं। और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया, जहां आत्मनिर्भर भारत के दौरान जो भी हम अपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं, उनके साथ क्लियर कट डायरेक्शन होनी चाहिए कि इसमें जितना भी कंपोनेंट लगेंगे वो स्वदेशी होंगे, वो भारत के होंगे। और अगर आपको कहीं बाहर से इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं तो आपको पहले यू हैव टू गेट सेटिस्फाइड कि इनको हैक नहीं किया जा सकता या इनको कहीं मिस यूज नहीं किया जा सकता। जी राजेश जी। जी सर, करोड़ी सिंह जी, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, क्या करेंगे कंपनियां भी, जो ड्रोन का मार्केट है सर, 70% से ज्यादा ड्रोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट शामिल हैं सर। तो ये एक बड़ी चुनौती है। आपको हर चीज खुद ही पैदा करनी होगी अगर आपको चीन के किसी भी कंपोनेंट से बचना है, और चीन का एक भी कंपोनेंट आपके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और मैं एग्जांपल इजराइल का दे दूं, जिसने हिजबुल्लाह के खिलाफ पेजर में ब्लास्ट किया था। चीन का एक भी कंपोनेंट आने वाले वक्त में आपकी किसी भी सैन्य सामग्री के अंदर आपकी जानकारी भी पहुंचाएगा, और वो आने वाले वक्त में आपको चोट भी पहुंचा सकता है। करोड़ी सिंह जी। देखिए राजेश जी, भविष्य में जो युद्ध की स्थिति बनेगी उसमें ड्रोन की, मिसाइल्स की और वाकी टाकी और पेजर बम जिसका आपने नाम लिया, तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दिनेश जी ने बड़ा विस्तार से बताया कि भारत की नीति है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत इंडियन कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, और इंडियन कंपनी को दिया तो निश्चित रूप से एग्रीमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जो आप और हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसमें ये निश्चित रूप से हुआ होगा कि किस तरह की स्पेसिफिकेशन होगी, क्योंकि अगर एग्रीमेंट होता तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है। लेकिन पिछली साल ये घटना हुई अगस्त में, और उसके बाद मिलिट्री ने जांच कमेटी बना के जांच की, तो उसमें कुछ पार्ट्स पाए गए जो चीन के हैं। तो उन पार्ट्स के लिए भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत सीरियस लिया है, क्योंकि शायद हो सकता है एग्रीमेंट में इस तरह का होगा कि आप चाइनीज या और कहीं के पार्ट यूज नहीं करेंगे। निश्चित रूप से एग्रीमेंट में कुछ होगा। ड्रोन बनाने में चीन ही नहीं, ईरान भी बहुत आगे है, टर्की भी बहुत आगे, बहुत से देश बना रहे हैं। तो भारत का आत्मनिर्भर बनना, मेक इन इंडिया, लेकिन भारत की अभी कुछ सीमाएं हैं, और इसीलिए भारत जॉइंट वेंचर के थ्रू, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई सुपरसोनिक, वो रशिया के साथ मिलके बना रहे हैं। तो भारत अभी जॉइंट वेंचर के रूप में दूसरे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है डिफेंस की, उनके साथ मिलके भारत में बना के और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं भारत। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हैं, वो फिलीपींस को एग्रीमेंट हो गया, इंडोनेशिया के लिए भी बातचीत चल रही है, हो सकता है इंडोनेशिया। तो भारत का केवल अपना आत्मनिर्भर ही नहीं, एक्सपोर्ट की तरफ भी भारत ध्यान दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत सरकार ने ये, या मिलिट्री की जो रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया गया है, उसके बाद केवल सरकार ने अपने स्तर पे कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि ये ऑर्डर था 3 तरह के ड्रोन्स का था। कुछ छोटे हल्के ड्रोन थे, कुछ बड़े थे, और एक और अलग तरीके की 3 तरह के ड्रोन थे, जो कि आपने बताया 230 करोड़ का डील था। लेकिन इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारे जो इंडस्ट्रीज के संगठन हैं, जैसे फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज है, CII है और एसोचैम है, उनको भी ये कहा है कि आपकी जो मेंबर कंपनियां हैं
उनको आप क्वेश्चन करें, सतर्क करें इस तरह के लिए, और सेंसिटाइज करें भारत के इंटरेस्ट के लिए। तो ये सेंसिटाइज और सतर्क करने के लिए इनके संगठन हैं कंपनीज के, इंडस्ट्रीज के, उनको भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है कि आप सतर्क रहिए इसके बारे में आप भविष्य के लिए। अब इसमें तो कैंसिल कर दिया, भविष्य के लिए कुछ और स्ट्रिंजेंट मेजर भी निश्चित रूप से डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार लेगी। जी राजेश जी, बस एक सवाल करोड़ी सिंह जी, मैं और आपसे छोटा सा जवाब जिसका चाहूंगा कि चाइना से आ रहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान के ऊपर आपको बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। हमने देखा है कि किस प्रकार से थर्ड पार्टी के जरिए जो पेजर हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक पहुंचे थे, उसने एकदम से एक साथ ब्लास्ट कर दिया गया। तो जो चीन से सामान आ रहा है बारीकी से आपको देखना होगा, चाहे वो फिर स्टेट गवर्नमेंट खरीद रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है। देखिए राजेश जी, ये चीन का सवाल नहीं है। अगर मित्र राष्ट्रों से भी इस तरह का सामान आता है तो हमें सतर्क रहना है, क्योंकि चीन का सामान मित्र राष्ट्रों के थ्रू भी तो आ सकता है ना। इसलिए मित्र राष्ट्रों से, जिसको हम मान के चलते हैं कि ये हमारा मित्र राष्ट्र है, अगर उससे भी हम कुछ प्रोक्यूर करते हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से हमें सतर्क रहना है। पूरा सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन के साथ खरीदना है कि केवल चाइना का नहीं, अगर फ्रांस से आता है, रशिया से आता है या अमेरिका से आता है, तो उसमें भी हमें पूरे वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के बाद ही सामान लेना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी भी रूप में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई मित्र हो और चाहे हमारा एडवर्सरी हो। तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से सरकार की भी नीति यही होगी, बहुत ही क्लैरिटी होगी कि बाहर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आएंगे और जो डिफेंस से रिलेटेड हैं उनके बारे में निश्चित रूप से सतर्कता बरती जाएगी। जी राजेश जी, और ये बहुत चैलेंजिंग भी होने वाला है सर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 70% ड्रोन मार्केट के ऊपर चीनी कंपनियों का कब्जा है। A to Z चीनी कंपनियां ही बनाती हैं, तो बड़ा चैलेंज होगा भारतीय कंपनियों के सामने। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा आपके पास और चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के दौरे की करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की बड़ी खबर पर उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर इस वक्त की। फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच हो सकते हैं कई अहम समझौते। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, फ्रांस के बाद अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। भारत अमेरिका के बीच में हो सकते हैं कई अहम समझौते, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, डिटेल से इस मुद्दे को समझने की हम कोशिश करेंगे। अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, 12-13 फरवरी को जाएंगे अमेरिका। पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की होगी मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर दोनों में बातचीत होगी। अवैध प्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठेगा। GE414 इंजन को लेकर बातचीत हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर क्या कोई सहमति बन पाएगी? भारत को F-35 बेचना चाहते हैं ट्रंप, व्यापार घाटा कम करने पर भी फोकस डोनाल्ड ट्रंप का। तो अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी, हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर, मैं आपके पास आऊंगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के दौरे को आप देखेंगे? पहले AI समिट के लिए फ्रांस में जाएंगे, वहां पर चर्चा है कि राफेल M स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर कोई डील हो सकती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। सब राजेश जी, इस मुलाकात को मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश की जाएगी, और किसी भी हालत में या कोई भी ऐसे मुद्दे को नहीं उठाएगा भारत जिसमें किसी प्रकार की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो। टैरिफ के ऊपर बातचीत हो सकती है,
और इसके लिए हमने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिए हैं। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा है कि भारत ने ऑलरेडी जो अमेरिका से हमारे पास सामान आता है उसके ऊपर टैरिफ रेट कम किए हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरा जो है कि हमारा जो ये तेजस का जो इंजन है उसके लिए हमने पूरी पेमेंट कर दिया, लेकिन हमें इंजन अभी तक नहीं मिला तेजस को अपग्रेड करने के लिए, उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। दूसरा F-35 के ऊपर हमें हमारी इस समय जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना ने अभी कोई लास्ट मंथ में जो उन्होंने डिस्प्ले किया अपना J-36, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी एयरफोर्स को सशक्त करने के लिए, तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि डिफेंस डील के ऊपर कुछ समझौते हो सकते हैं। बाकी प्रवासी भारतीयों के ऊपर मुझे लगता है कि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन या किसी प्रकार का कोई होगा नहीं, क्योंकि जो प्रवासी भारतीयों को वापस भेजा गया है वो है अनडॉक्यूमेंट सिटीजन, जो गैर तरीके के ढंग से जो है वहां गए हैं। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा जो वीजा देना है, जो हमारी स्किल्ड है, जहाँ लेजिटिमेट ढंग से जो हमारे लोग वहां पे नौकरियां कर रहे हैं, उनका वीजा एक्सटेंशन के ऊपर या नए वीजा देने के ऊपर बातचीत हो सकती है। दूसरा जो मेरा मानना है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं अमेरिका के साथ और अच्छे संबंध बनाने के लिए अपने देश की मार्केट को खोल सकते हैं उनके गुड्स के लिए, और उनके ऊपर टैरिफ कम कर सकते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हमारा और इंडिया का जो है ट्रेड डेफिसिट हमारे साथ जो है कोई इतना ज्यादा नहीं है, तो हम उसको जो है मार्केट उनकी खोल सकते हैं। साथ ही साथ हम इस बात के ऊपर भी बातचीत उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, सर्विस सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर, और जो लुक्रेटिव सेक्टर हैं उनके अंदर हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो वहां पर करें। और इसके साथ साथ भारत को चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिका ने रिजीम चेंज कराया उसको अंडू करें, ताकि कि साउथ एशिया के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे और पाकिस्तान जो है किसी प्रकार की नफेरियस एक्टिविटीज ना कर सके, जिससे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वहां पर और ज्यादा अशांति या टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए कर सकते हैं। तो ये एक मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं मेरी ठीक है। मैं 2 पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा, 2 पॉइंट समझना चाहता हूं। कर्नल दिनेश शर्मा सर 2 पॉइंट और समझाइएगा, उसके बाद मैं करोड़ी जी के पास जाऊंगा। एक पॉइंट मेरा ये कि क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार होंगे, जिसकी भारत जिस चीज को मांग रहा है कि आप इंजन तो दीजिए लेकिन हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि वो तो एक बिजनेसमैन है, अगर वो टीओटी करते हैं तो अमेरिका के बिजनेस पे चोट पहुंचेगी, इसका जवाब एक दीजिएगा। और दूसरा, अप्रवासी भारतीयों को जिस तरीके से भेजा गया है, भेजना ठीक है, आप भेजिए, कोलंबिया भी ले रहा है अपने सभी देश अपने नागरिकों को वापस ले जाए, लेकिन जिस तरीके से हाथ और पैर बांधकर भेजा जा रहा है, क्या इसको लेकर बातचीत हो सकती है कि हम सम्मानजनक तरीके से अपने नागरिकों को लेकर आएंगे? आप इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार मत करिए सर। देखिए, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में तो मुझे डाउट है, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर आप वो चीजें जो हैं वो आप वहां से नहीं खरीदेंगे, वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, और आप जो हैं अपने मित्र देशों को उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद आप जो है उन चीजों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर। और सेकंड, टीओटी के अंदर सबसे बड़ी अड़चन आएगी जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका से बाहर चली जाए और हमारे बिजनेस के ऊपर इसका असर पड़ेगा। नंबर 2, जो प्रवासी भारतीयों के बारे में आपने बात की है, देखिए साहब, हमने 2-3 दिन पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था, और जिसके अंदर से ये विचार निकल कर आए थे कि अमेरिका जो है वो अपने आप को कहता है कि वो विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वो दुनिया को लेक्चर देता है या दुनिया को बताता है कि कैसे ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना है, कैसे ह्यूमन डिग्निटी को फॉलो करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने भारतीयों को, मैं सिर्फ भारतीयों की बात करूंगा, कि 40 घंटे की फ्लाइट है और उसमें आपने बेड़ियां और हथकड़ी डालकर
हमें भेजा, हमारे लोगों को यहाँ पर भेजा है, तो ये एक प्रकार से बहुत डायरेक्ट अपमान है भारतीयों का। देखिए साहब, ऐसा है कि आरोपी के भी जो कुछ मानवाधिकार होते हैं, मैं मानता हूं कि ये 104 लोग जो हैं गलत तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर किए हैं और इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है वहां पे, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये लोग नहीं इन्वॉल्व थे। ये लोग वहां गए हैं इन सर्च ऑफ ए ग्रीनर पास्चर। तो ये सिर्फ एक आपने एंट्री की है। मैं हमारा देश अब भेजने के लिए कोई ऐतराज नहीं है सर, हमें सिर्फ ऐतराज भेजने के तरीके से है कि जिस तरीके से आपने भेजा गया, अप्रवासी हैं, मानते हैं गलत तरीके से गए, अब भेजिए आप उनको, भारत सरकार भी लेकर आएगी, लेकिन जिस तरीके से भेजा गया वो बिल्कुल अमानवीय तरीका था। लेकिन मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आऊंगा क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बदले बदले नजर आ रहे हैं सर। चाबहार को लेकर पहले ही झटका दे चुके हैं, कहीं यात्रा के दौरान और 2-3 झटके न लग दे भारत को सर। देखिए राजेश जी, भारत की जो परंपरागत नीति है वो ये है कि भारत के हित की दृष्टि से काम करना और उसमें सामरिक स्वायत्तता और डिहाइपेनेटेड पॉलिसी है। अगर रशिया से दोस्ती है तो अमेरिका से दुश्मनी हो जरूरी नहीं है। तो भारत अमेरिका से भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है, रशिया से भी, यूरोपियन कंट्रीज से भी पार्टनरशिप और चाइना से भी एंगेजमेंट बनाए रखना चाहता है। ये भारत की नीति है। तो भारत की जो नीति है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ट्रंप की जिस तरह की शैली है और जिस तरह का वो बर्ताव कर रहे हैं, जैसे जापान के प्रधानमंत्री अभी गए और उनको जाने से जस्ट पहले एक डील होने वाला था निप्पो स्टील्स और यूएस स्टील्स $15 बिलियन का, उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। तो जिस तरह का, और भारत में तो जिस तरह से भेजा है जो इमिग्रेंट्स हैं उनको, वो तो चिंता की बात है ही। तो ऐसी स्थिति में वो ट्रंप चाहेंगे कि अब भारत पे किसी न किसी रूप में दबाव बनाया जाए, इसलिए कि भारत रशिया के नजदीक नहीं रहे या भारत अपनी जो सामरिक स्वायत्तता की नीति है उस पे कायम नहीं रहे। क्योंकि पिछली बार भी जब भारत के अमेरिका में जो नेटो की मीटिंग चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को में पुतिन से मिल रहे थे और अमेरिका के विदेश मंत्रालय का यह स्टेटमेंट था कि जब संकट का समय हो उस समय स्वायत्तता कुछ नहीं होती है, आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। तो ट्रंप तो उससे भी एक कदम आगे जाने वाले हैं, उनकी जैसी शैली है। तो निश्चित रूप से वो भारत पे किसी न किसी रूप में दबाव भी बनाएंगे। तो हमारी जो नीति है उसकी अग्नि परीक्षा है। इसके साथ साथ आपने F-35 का भी कहा। देखिए 10 फरवरी से 14 फरवरी तक बेंगलोर में इंडियन एरो 2025 हो रहा है, उसमें F-35 आ रहा है। रशिया ने भी अपने जेट भेजे हैं, तो उसका प्रदर्शन हो रहा है। भारत खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ट्रंप कितना दबाव बनाएगा, निश्चित रूप से भारत की सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है कि वो सैनिक साजो सामान खरीदे और उसको वेरीफाई करे, उसकी कैपेबिलिटी देखे, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, उसके बाद ही भारत खरीदेगा। किसी दबाव में आके तो भारत नहीं खरीदेगा। तो यहाँ उसका डिस्प्ले हो रहा है बेंगलोर में, तो हो सकता है F-35 खरीद ले भारत। लेकिन जैसा दिनेश जी ने बताया कि इंडिया की जो मेक इन इंडिया की नीति है, उसके तहत अगर वो जॉइंट वेंचर के थ्रू या भारत में प्लांट लगा के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो भारत का उस पे जोर होगा कि वहां से टेक्नोलॉजी आए, वहां से वो जॉइंट कुछ एक्सरसाइज हो, तो उसके बाद यहाँ पे समय लगातार कम होता जा रहा है किया जाए। जी राजेश जी करोड़ी सिंह जी, समय कम होता जा रहा है, बस आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। मैं एक पॉइंट आपसे समझना चाहता हूं कि क्या क्वाड को मिलिट्री अलायंस बनाने पर कोई बातचीत हो सकती है ताकि चीन पर और कंट्रोल बेहतर तरीके से किया जा सके इस मुलाकात के दौरान? देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन की धारणा है वो ट्रंप ने ही मजबूत बनाया था और उसके बाद उसी को लेके क्वेड बना था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का प्रभाव कम से कम हो, उसको रोकने के लिए।
तो भारत का भी इसमें हित था। लेकिन जब कुवैत को साउथ चाइना सी में और दूसरे पार्ट्स में ईस्ट एशिया में एक्सपेंड करने की बात आई तो भारत ने वहां मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कुवैत के तहत मिलिट्री एक्सरसाइज में रुचि नहीं दिखाई है। लेकिन अब निश्चित रूप से ट्रंप ये चाहेगा कि भारत एशियाई क्षेत्र में अमेरिका का केवल पार्टनर ही नहीं बने, जूनियर, भारत अपना खर्चा भी करे उसमें। जैसे ट्रंप की नीति है वो यूरोपियन कंट्रीज को भी कह रहा है, जापान को भी कह रहा है कि आप मिलिट्री पे अपना खर्चा बढ़ाइए। तो निश्चित रूप से ट्रंप ऐसा प्रयास करेंगे और इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि भारत की जो सामरिक स्वायत्ता की नीति है, डीहाइफेनेटेड पॉलिसी है, जो इन पॉलिसीज की अग्नि परीक्षा भी है कि ट्रंप के सामने हम किस तरह से बातचीत करते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक निकल के आएगी, भारत अपनी नीति के लिए खड़ा होगा। भारत इतना कमजोर भी नहीं है कि पनामा की तरह या दूसरे छोटे देशों की तरह से ट्रंप के सामने जैसे कहें उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि भारत अमेरिका की प्राथमिकता में जरूर है। क्योंकि नेतन्याहू के बाद में जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, अब जॉर्डन के किंग जा रहे हैं कल, और उसके तत्काल बाद भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो अमेरिका की प्राथमिकता में तो है निश्चित रूप से, लेकिन किस रूप में बातचीत होती है, ये जब बातचीत इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ज्यादा दिन की बात तो है नहीं जी, 3 से 4 दिन की बात है, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या बातचीत होती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल दिनेश शर्मा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करोड़ी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।